हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की सेकंड यूनिट। अब सेकंड यूनिट जो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक अपन लोगों ने जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी भाई क्वांटम मैकेनिक्स की नीड क्यों पड़ी, क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या कमियां, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या क्या कमियां थी जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स ने सही किया, क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन या फिर कोई भी पार्टिकल होता है उसके वेव नेचर को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, उसके लिए प्लांक ने कौन सा लॉ दिया, प्लांक्स रेडिएशन लॉ दिया, उसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स जो थे डेविसन जर्बर एक्सपेरिमेंट्स, वो सब कुछ हमने देखे। उसके अलावा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसके बिना क्वांटम मैकेनिक्स अधूरी है वो सब पढ़ा। उसके हमने एप्लीकेशंस देखे कि वो कहाँ कहाँ पे काम आती हैं, और मैथमेटिकल पार्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स दैट वाज ऑपरेटर्स, वो भी हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया था। अब हमारी जो सेकेंड यूनिट है वो बेस है फर्स्ट यूनिट पर ही कहीं ना कहीं, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, उससे अलग क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो चीज हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, जैसे ही हम लोगों ने कहा कि जो दी ब्रॉगली थे उन्होंने एक चीज कही कि हर एक पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे और भी कोई पार्टिकल हो, जनरल पार्टिकल, वो अपने साथ एक वेव को लेके चलता है। पार्टिकल के पास मोमेंटम होता है, वेव के पास उसकी वेवलेंथ होती है, तो उस वेव की वेवलेंथ इसके बराबर होती है। अब अपन लोग जब क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करते थे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए न्यूटन्स इक्वेशंस ऑफ मोशन हुआ करती थी, न्यूटन की इक्वेशंस ऑफ मोशन हुआ करती थी, न्यूटन के लॉ हुआ करते थे। न्यूटन का जो लॉ था, लॉ ऑफ इनर्शिया, उसके बराबर एक्शन रिएक्शन फोर्स, उसके अलावा जो सेकेंड लॉ था वो ये था फोर्स इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, जिससे हम लोग F बराबर ma ये पढ़ते थे, फादर इक्वल्स टू माँ पढ़ते थे ना। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिफाइन करने के लिए ये न्यूटन ने इक्वेशंस दी थी, ठीक है। लेकिन जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें पार्टिकल है, उसके साथ उसका पार्टिकल नेचर तो होगा ही, साथ में उसका कौन सा नेचर होगा, वेव नेचर भी होगा। वेव नेचर पार्टिकल का, यानी कि ऐसा पार्टिकल जिसके पास उसकी ड्यूअल प्रॉपर्टी है अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। ड्यूअल प्रॉपर्टी का मतलब उसका पार्टिकल नेचर प्लस उसका वेव नेचर, ठीक है। उन दोनों को ही डिफाइन किया जाए उसके लिए इक्वेशंस दी गई जिन्हें बोला गया श्रोडिंगर इक्वेशंस। श्रोडिंगर इक्वेशंस क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी मूविंग पार्टिकल जो है उसको डिस्क्राइब करने के लिए काम में ली गई। अब आप लोग एक बात बताइए कि जैसे ही न्यूटन ने दे दिया F इज इक्वल्स टू dp/dt, हम लोग डायरेक्ट इसको पढ़ लेते हैं कि न्यूटन ने ये लॉ दिया था। कब हम लोग इससे F बराबर ma डिराइव करते हैं P की जगह mv रख के, लेकिन इसको कहीं पे डिराइव किया है क्या? नहीं, हम लोगों ने डायरेक्ट देखा है, अभी तक भी देखा है और आगे भी यही देखेंगे कि न्यूटन जो है उनका सेकंड लॉ ये था F इज इक्वल्स टू dp/dt। तो ये एक तरह से पोस्टुलेट है जो कि न्यूटन ने दे दिया। सेम ऐसा ही श्रोडिंगर इक्वेशंस जो होती हैं वो भी एक तरह से पोस्टुलेट्स होती हैं जिनको हम लोग मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये सिर्फ पार्टिकल जो है उसके नेचर को बताएगी जो कि मूव कर रहा है, लेकिन हम लोग इन इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर सकते। ये एज अ पोस्टुलेट्स हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में दी गई हैं पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए। समझ रहे हो? यानी कि न्यूटन ने जैसे F बराबर dp/dt, दोबारा रिवाइज करवा देती हूं, ये जो है हमें सिर्फ दिया, हम लोगों ने इस चीज को माना कि हाँ न्यूटन ने ये दिया, लेकिन हम इस चीज को कभी भी डिराइव नहीं करते हैं, हमें दिया गया है एज अ पोस्टुलेट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में भी किसी भी मूविंग पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए जो इक्वेशंस दी गई वो थी श्रोडिंगर इक्वेशंस। समझ रहे हो? इनको हम लोग डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग P की जगह पर mv पुट कर देते थे तो यहाँ पर F बराबर ma आ जाता था, ये सब हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जो इन सब का बाप है ये हम डिराइव नहीं करते हैं, ये न्यूटन ने हमें दिया, हमने उसे समझा, इतना। सेम यही काम यहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशंस का होगा। और श्रोडिंगर इक्वेशंस कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने दी, या श्रोडिंगर
साइंटिस्ट के नाम है, साइंटिस्ट का ही नाम है, उन्हीं के नाम पे श्रोडिंगर इक्वेशंस पढ़ी। लेकिन जब डी ब्रॉगली ने बताया कि पार्टिकल के पास एक वेव भी होती है, तब उसने ये इक्वेशंस दी। ठीक है, तो वो हम लोग अब देखेंगे। तो पहले हम लोग इसके बारे में बता चुके हैं कि इस यूनिट में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन, फिर इसी में बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। एक इक्वेशन आएगी टाइम डिपेंडेंट, एक आएगी टाइम इंडिपेंडेंट, कौन सी इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन होती है और कौन सी नहीं होती है, जो होती है वो क्यों होती है और जो नहीं होती है वो क्यों नहीं होती है। बहुत सारे सवाल हैं। क्वांटम मैकेनिक्स वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। इसको पढ़ाती हूँ तो मेरे को भी थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है और आप लोगों को भी आनी चाहिए। तो इसमें हर क्वेश्चन का आपके पास जवाब होना चाहिए, है ना। अब कुछ चीज़ें जो आपके भाई लेवल से अप हैं, जो आप लोग अगर एमएससी कोई करता है तो पढ़ते हो तो वो बात अलग है, लेकिन जितना भी यहाँ पढ़ो उतना अच्छे से पढ़ो। ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि भाई हम लोग रटवाएंगे या फिर रटना है, सिर्फ समझना है सब कुछ। और इससे ही फायदा आपको केमिस्ट्री की भी शायद एक यूनिट है उसमें पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड है हमारी और उसका नाम लिख लेना, श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स। क्योंकि पहले वाली जो यूनिट थी ना उसमें तो बहुत सारा था, अथाह था वो, उसमें तो 3-4 चैप्टर मिला के बन रही थी वो, है ना। श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स इस यूनिट का नाम है। यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक वेव फंक्शन। और ये जो वेव फंक्शन वाला टॉपिक है ये हम लोगों ने लास्ट यूनिट में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था, और अब उसका हम लोग पूरा का पूरा बोलते हैं ना गाथा पढ़ेंगे, पूरा एकदम डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें तो सेम पहले वाली चीज तो हमें वही लिखनी है कि डी ब्रॉगली ने कहा था हर एक पार्टिकल के साथ एक वेव चलती है और उस वेव की वेवलेंथ क्या होती है वो सब लिखेंगे पहले। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली a wave is associated with, a wave is associated with every moving particle। याद रखना हमेशा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमेशा दी कौन से पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल मूव कर रहा है, रुके हुए पार्टिकल के लिए नहीं होगा, पार्टिकल मोशन में होना जरूरी है। अ वेव इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल या एवरी मूविंग पार्टिकल with every moving particle which is called matter waves, which is called matter waves। बताया भी था आपको, मैटर वेव्स होती हैं जो पार्टिकल के साथ वेव्स चलती हैं। वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव्स लैम्बडा बराबर बताया था h/p, वेयर h इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। एंड p क्या है यहाँ पे, p है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। नोट करो इसको, पुरानी ही चीज है ये, तो कोई नया नहीं लिखवाया मैंने। आगे हम लोग लिखेंगे वेव फंक्शन के बारे में। बताया था कि जिस तरह से एक पार्टिकल है उसको दिखाने के लिए उस पर मोमेंटम की बात हो जाती है, उसके एनर्जी की बात हो जाती है, इसी तरह से अगर वेव की बात करी जाए तो उसके लिए एक वेव फंक्शन काम में लिया जाता है। तो लिखेंगे आगे
पैराग्राफ बदल के, ये जो पहला आज जो मैं थोड़ा बहुत लिखवा रही हूँ ना, ये तो सारा अपना पहली यूनिट में ही था थोड़ा बहुत, पर पढ़ना जरूरी है। आगे लिखेंगे टू कैरेक्टराइज दीज मैटर वेव्स, to characterize these matter waves, a function psi is considered, a function psi is considered which depends on the position of particle, which depends upon the position of particle vector r, 3D की बात कर रहे हैं इसीलिए, वरना x होता, and time t, and time t, the quantity, क्वांटिटी साइज अ वेव फंक्शन वेक्टर आर एंड टी पर डिपेंड करेगा। साइज अ फंक्शन ऑफ वेक्टर आर एंड टी, वेयर वेक्टर आर इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन 3D स्पेस एंड टी इज द टाइम। द क्वांटिटी साई वेक्टर आर टी इज कॉल्ड वेव फंक्शन, इज कॉल्ड वेव फंक्शन, और इसे एक नाम और बोल सकते हैं वेव एम्पलीट्यूड। वैसे जनरली जो बोलते हैं ना, वो तो वेव फंक्शन ही बोलते हैं। अगर इस वेव फंक्शन जो है इसका अपन लोग मोड लगा दें तो वो हो जाता है हमारे पास वेव एम्पलीट्यूड। जैसे कि हम लोग वेक्टर आर लिखते हैं ना, 3i कैप प्लस 4j कैप, दिस इज पोजीशन वेक्टर। और हम लोग जब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लें √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है तो ये भी पोजीशन ही ना, बट इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, इसको वेक्टर में बोल दिया, तो ये वेव फंक्शन है क्या, साई वेक्टर आर टी, और उसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो एम्पलीट्यूड को शो कर देता है। ठीक है, नोट करो इसको। अब आगे हम लोग देखेंगे, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ऑप्टिक्स, मुझे नहीं पता पढ़ी है नहीं पढ़ी है, जितनी पढ़ी है उसमें हम लोग पढ़ते थे कि कोई भी वेव होती थी, कोई भी लाइट होती थी, उसकी इंटेंसिटी जो होती थी वो प्रोपोर्शनल होती थी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। ठीक है, जिससे हम लोगों ने इंटरफेरेंस फॉर्मूला वगैरह भी निकाला है, तो वहीं से ये आएगा। यहां लिखेंगे एज वी नो दैट इंटेंसिटी is proportional to amplitude square, equation 1। आगे लिखेंगे इन मैटर वेव्स के बारे में। फॉर दीज मैटर वेव्स इंटेंसिटी इज गिवन एज इन मैटर वेव्स के लिए इंटेंसिटी क्या होगी, देखिए इंटेंसिटी होगी, अब देखो प्रोपोर्शनल है ना, प्रोपोर्शनल है, अगर इसको इक्वल लगा के कोई कांस्टेंट लगा दें, कांस्टेंट मान लो मैं 1 लगा दूं, 1 भी तो कांस्टेंट ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो हम इंटेंसिटी को ऐसे भी कर सकते हैं लगभग इक्वल भी। और यहाँ पे क्या आएगा, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड क्या है, साई वेक्टर आर टी के मॉड का स्क्वायर। और इसको जब अपन लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, आप तो अच्छे से कॉम्प्लेक्स में पढ़ते हैं ना ये, तो ये ए स्टार लिखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना उसके लिए। तो यहां से जो इंटेंसिटी होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर देंगे। ठीक है,
इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू साई स्टार आर टी, यानी कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी कि जो आयोटा की जगह माइनस आयोटा पुट कर देते हैं, और साई आर टी। इक्वेशन 2। और ये जो वेव फंक्शन होता है ये किसको डिस्क्राइब करता है? पार्टिकल के मोशन को, क्योंकि मोशन में जब पार्टिकल होता है तो उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट हो जाती है। ठीक है, यहां तक लिखो एक बार, फिर इसके नीचे एक लाइन लिखवानी है। इसके नीचे एक लाइन लिख लेना, वेव फंक्शन साई वेक्टर आर टी, यहां पे इसके बाद इक्वेशन 2 के बाद वेव फंक्शन psi vector RT describes the motion of matter waves. Describe the motion of matter waves. इसका मतलब पार्टिकल जब मूव करेगा, मोशन में होगा, तभी तो उससे मैटर वेव्स एसोसिएट होंगी। और हमें जब पार्टिकल की बात करनी है मोशन की, दैट मीन्स उसकी मैटर वेव्स की बात करनी है। और मैटर वेव्स के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या काम में लिया जाएगा? वेव फंक्शन। अब जो अपना मेन टॉपिक है, जो अब स्टार्ट होगा, वो है श्रोडिंगर इक्वेशंस। तो लिखते हैं श्रोडिंगर इक्वेशंस, नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट है और जो कि बेस है। देखिए, बता दिया था श्रोडिंगर इक्वेशन एक तरह से एक पॉस्टुलेट होता है। जिस तरह से हम लोग न्यूटन इक्वेशंस को डिराइव नहीं कर सकते, ऐसे इसको भी डिराइव नहीं कर सकते। तो लिखेंगे द श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ फंडामेंटल इक्वेशन, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज अ फंडामेंटल equation governing the de Broglie wave governing the de Broglie wave associated with a particle, एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। कोई दिक्कत यहां तक? क्योंकि डी ब्रोगली ने ही मैटर वेव का कॉन्सेप्ट दिया और मैटर वेव के कॉन्सेप्ट को ही प्रोसीड कराने के लिए श्रोडिंगर इक्वेशंस दी गई। ठीक है, ये एक तरह से क्या है? पॉस्टुलेट है। ये श्रोडिंगर इक्वेशंस जो है शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। दीज वेव इक्वेशंस या दीज वेव इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को, जो श्रोडिंगर इक्वेशंस है, इनके पास दो शर्तें होती है, इन दो शर्तों को फॉलो करना चाहिए। दीज वेव इक्वेशंस शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स, शुड फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। पहला रूल इसका है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है ना, वो लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि क्या हो? उस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन हो, एक बार लिख लो पहले इसको, इट शुड बी लीनियर सो दैट, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लीनियर होनी चाहिए, यानी कि किसी उस पर कोई पावर नहीं होनी चाहिए। लीनियर का मतलब इस तरह से होता है जैसे कि 3x + 4y = कुछ भी,
यहाँ पे पावर 2 3 इस तरह की नहीं होनी चाहिए लीनियर में, ठीक है। इट शुड बी लीनियर सो दैट it should be linear so that the permutation of the solution of wave be also the solution of equation अब इस लाइन का मतलब समझना, पहले लिख लो इसको एक बार फिर बताते हैं। देखिए इसका मतलब ये है, ये इक्वेशंस लीनियर होनी चाहिए। जैसे मान लो ये इस तरह से आ जाए अपने पास 3x + 4y करके, तो इसके जो सॉल्यूशंस आए ना अपने पास, मान लो x1 y1 आ गए, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि लीनियर अपन ने ऑपरेटर नहीं पढ़े थे ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन, जैसे c1 x1 + c2 y1, वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। हमने लीनियर कॉम्बिनेशंस पढ़े हैं, लीनियर ऑपरेटर्स पढ़े हैं, तो वही चीज यहाँ पे है। ये बोल रहा है कि श्रोडिंजर इक्वेशंस को लीनियर होना चाहिए ताकि उस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन आ रहे हैं, मान लो x1 y1, तो उन सॉल्यूशंस का भी लीनियर कॉम्बिनेशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी कांस्टेंट, द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी कांस्टेंट, बताऊंगी अभी इसके बारे में। द कोएफिशिएंट ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी कांस्टेंट लिखो यहां तक, एंड मस्ट नॉट कंटेन parameters E, P, ओमेगा, K एसेट्रा। अब इसका मतलब समझेंगे, पहले इसको लिख लो एक बार, फिर एक बार मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ इसको क्या है ये। देखिए इसका मतलब ये है कि अभी जो हम लोग को इक्वेशन लिखने वाले हैं उसमें कोएफिशिएंट आएगा, आप देखना गामा। अब अपन लोग जनरल बात कर रहे हैं, कोई भी कोएफिशिएंट, वो कोएफिशिएंट हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये ना तो एनर्जी का, ना ही मोमेंटम का, ना ही एंगुलर वेलोसिटी का, और ना ही के होता है ना वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो आप ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, के की वैल्यू 2π/λ, इसके फंक्शंस नहीं होने चाहिए, हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ये दोनों कंडीशंस हर एक श्रोडिंजर इक्वेशंस को फॉलो करनी होंगी, ठीक है। अब अपन लोग निकालेंगे कि श्रोडिंजर इक्वेशन कौन सी वैलिड होगी। तो हम लोग एक छोटा सा काम हमें करना है, हम लोग जो जनरल वेव इक्वेशंस होती है ना, जो अपन लोग ऑप्टिक्स में पढ़ के आए हैं वेव इक्वेशन, जब अपन ने वेव एक यूनिट है उसमें वेव मोशन करके उसमें लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्सल सब तरह की वेव्स पढ़ी थी, और जनरल एक वेव इक्वेशन पढ़ी थी टाइम और पोजीशन में। हम लोग देखेंगे क्या वही इक्वेशन श्रोडिंजर इक्वेशन होती है क्या, तो पता चलेगा कि नहीं, वो नहीं होती, उससे अलग होती है। क्यों अलग होती है वो भी बताएंगे अभी। तो देखिए अब स्टार डाल के यहां से शुरू करेंगे, हम लोग जनरल वाली इक्वेशन को लेकर चलेंगे। लेट अस कंसीडर वेव फंक्शन साई एज, कुछ चीजें मानने वाली भी होंगी इसमें ना, कंज्यूम करके चलनी पड़ेंगी। लेट अस कंसीडर वेव फंक्शन साई एज, साई को ये मान रहा है एक कांस्टेंट है a, e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, और ये चीज आपको याद हो तो हमने ऑप्टिक्स में खूब पढ़ी है इसको। साई इज अ वेव फंक्शन, k इज अ प्रोपेगेशन कांस्टेंट,
वो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं। साई की वैल्यू ये। अब अपन लोग ये देखते हैं कि क्या ऑप्टिक्स से मैच कर रहा है क्या। ऑप्टिक्स जो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने पढ़ी थी वही क्वांटम में अप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, देखना नहीं होगी। अभी देखना, फॉर वन डायमेंशनल वेव मैकेनिक्स वन डायमेंशनल जो वेव मैकेनिक्स होती है उसमें देखिए इक्वेशन होती थी एक, ये होती थी, अगर आपको याद नहीं है तो ऑप्टिक्स की भले बुक खोल के देख लेना, del 2 psi by del t square is equals to del 2 psi by del x square, यहाँ पे और यहाँ पे आ जाता था गामा। इसको मैंने तो जो याद करने का तरीका ऐसे समझा था कि टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, अगर इसका रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस। यहाँ पे देखो 1 अपॉन टाइम वाली चीज आ रही है, यहाँ 1 अपॉन स्पीड वाली चीज, डिस्टेंस वाली चीज आ रही है, तो यहाँ पे जो चीज है ना, यहाँ पे ये होता था एक कांस्टेंट जो कि होता था वेलोसिटी का स्क्वायर। जो वेव जिस वेलोसिटी से मूव कर रही थी उस वेलोसिटी का स्क्वायर होता था। अब इतना डीप जाने का तो ना तो टाइम है और ना ही मैं इतना डीप जाऊंगी, क्योंकि ऑप्टिक्स में ये इसके ऊपर पूरा डेरिवेशन है, 1 डायमेंशनल में भी और 3 डायमेंशनल में भी। यूनिट में 2 टॉपिक्स हैं ये, उसमें से अपन लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट उठाया है कि क्या ये काम देगा कि नहीं देगा। del 2 psi by del t2 is equals to gamma, gamma is a constant here, या कांस्टेंट बोलो या फिर वैसे अगर वेव मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो गामा जो है यहाँ पे वो वेलोसिटी का स्क्वायर है, स्पीड का स्क्वायर है, किसकी, वेव की। और यहाँ पे del 2 psi by del x 2। ये बोलने में मैं थोड़ा सा गलत बोल रही हूं अभी, del 2 psi by del t2 होता है ना कि del t स्क्वायर, ठीक है, del 2 psi by del t2। और गामा क्या है यहाँ पे लिख देंगे साइड में, स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, गामा इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ वेव वेलोसिटी, ठीक है, यहां तक। अब अपन लोग क्या करते हैं, ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन हम लोग ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब अपन लोग निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं t के रिस्पेक्ट में। तो del 2 psi by del t2 डायरेक्ट निकाल लेते हैं, मैथ्स के स्टूडेंट्स इतना कर सकते हो। एक बार करेंगे तो आयोटा ओमेगा बाहर आ जाएगा, दूसरी बार करेंगे तो आयोटा ओमेगा दोबारा बाहर आ जाएगा, तो आयोटा ओमेगा का स्क्वायर a e की पावर आयोटा ओमेगा t kx माइनस ओमेगा t। तो यहां से क्या आएगा, del 2 psi by del t2 की वैल्यू आएगी आयोटा स्क्वायर यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये a e की पावर ये तो पूरा का पूरा साई ही है, इक्वेशन हो गई 3rd। एंड अगर मैं यहीं से डबल डेरिवेटिव करूं साई का x के रिस्पेक्ट में तो आयोटा के 2 बार बाहर आ जाएगा, आयोटा k का स्क्वायर a e की पावर आयोटा ओमेगा t माइनस kx। यहां से del 2 psi अपॉन del x2 इज इक्वल्स टू आयोटा k इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई साई, इक्वेशन 4। नोट, अभी अपन क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 से वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे, हमें गामा की वैल्यू मिलेगी यहां से। मैं ऊपर वाला इक्वेशन 1 मिटा देती हूँ ना। यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 इन इक्वेशन 2, क्या आएगा, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर साई, इसकी जगह पे गामा और उसकी जगह पे माइनस के स्क्वायर साई। माइनस से माइनस कटा, साई से साई कटा, और गामा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर। एक तो वैल्यू अपने पास आ गई गामा की ये, देखो पहली चीज तो आपको ये पता चली, देखना भी गामा की क्या क्या वैल्यूज आएंगी, गामा भी क्या क्या खेल दिखाएगा।
अब इसको यानी कि गामा की जो वैल्यू है इसमें यहाँ पे एच क्रॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच क्रॉस स्क्वायर करें। गामा इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर एच क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर, एच क्रॉस ओमेगा का होल स्क्वायर ओवर एच क्रॉस के का होल स्क्वायर। अब ये क्या होंगे देखिए, देखो एच क्रॉस ओमेगा क्या होगा, एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी, यही थी ना। मैं बार बार पहले ओमेगा में शायद लीनियर वेलोसिटी बोल रही, वो ओमेगा को क्या बोल रही थी, ओमेगा को मैं भी इतनी देर से बोल रही थी एंगुलर वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी वाला काम नहीं है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब तुम तो ऐसे भी नहीं कहोगे मैडम हमें अब टोके कैसे हैं आपको वीडियो में, जो बोल रही हो वही सब सच है, कोई पत्थर की लकीर है, गलत बोल दिया था वहाँ पे। ये ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ये ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू, न्यू इज अ लीनियर फ्रीक्वेंसी, 2 पाई से 2 पाई कटा एच न्यू, और एच न्यू तो पता है आपको एनर्जी होती है ना फोटोन्स की, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू, तो यहाँ से एच क्रॉस ओमेगा तो हो जाएगा ई। और ऐसे ही अगर अपन लोग एच क्रॉस के निकालें तो एच क्रॉस की वैल्यू होती है एच अपॉन 2 पाई, और के होता है प्रोपेगेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्बडा, 2 पाई से 2 पाई कटा, यहाँ बचा एच अपॉन लैम्बडा। अब डी ब्रोगली ने क्या बोला था, लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो पी इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्बडा, तो ये क्या है पी। तो यहाँ से वैल्यू रखें तो ये क्या आ गया, ई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। गामा की वैल्यू एक और आ गई यहाँ से क्या, ई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, इक्वेशन 6। अब एक चीज अपन को पता है, ई बराबर होता है पी स्क्वायर बाई 2m, होता है ना, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो क्या होगा, गामा इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर की जगह लिखा पी स्क्वायर बाई 2m अपॉन पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा, यहाँ क्या बचा, पी स्क्वायर बाई 4m स्क्वायर। ये अपने पास इक्वेशन हो गई 7, यानी इक्वेशन 5, 6 और 7 अकेले किसके इर्द गिर्द घूम रही है, गामा के इर्द गिर्द घूम रही है। गामा की हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, 3 वैल्यूज आ गई, एक तो ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, एक ई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, एक पी स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर। एक बार इसको लिख लो, फिर थोड़ा सा कुछ समझाना है वो समझाते हैं और लिखवाते हैं आगे। इसमें क्वांटम मैकेनिक्स में सब कुछ समझाने का है, देखा जाए तो ज्यादातर। पॉज करके एक बार लिख लो इसको। From equation 5, 6, 7 क्या होगा, गामा की वैल्यू एक तो आ रही है ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर, एक आ रही है ई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर, एक आ रही है पी स्क्वायर ओवर 4m स्क्वायर। अब अपन ने जो सेकेंड इक्वेशन पढ़ी उसमें अपन ने पढ़ा डेल टू साई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल्स टू गामा डेल टू साई बाई डेल एक्स स्क्वायर। हमने जब श्रोडिंजर इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज बताई उसमें सेकेंड प्रॉपर्टी लिखी कि जो कॉफिशिएंट था इस इक्वेशन का, कॉफिशिएंट क्या है, गामा, इसे कांस्टेंट होना चाहिए, इसे ना ई का, ना पी का, ना ओमेगा का, ना के का फंक्शन होना चाहिए। जबकि यहाँ देखो गामा इज द फंक्शन ऑफ ओमेगा एंड के एंड ई एंड पी, जो उसने मना करी कि नहीं होना चाहिए वो सारा कुछ इसमें है, इतना निकम्मा है। तो इसका मतलब हमने जो ये इक्वेशन मानी थी ना ये सही नहीं है, इसका मतलब ये श्रोडिंजर इक्वेशन नहीं हो सकती। श्रोडिंजर इक्वेशन हमारी ऑप्टिक्स वाली इक्वेशन को तो एटलीस्ट फॉलो नहीं करेगी, यानी कि इसको तो डिनाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे सो कोफिशिएंट गामा कंटेन पैरामीटर्स, सो कोफिशिएंट gamma contains parameters E, P, ओमेगा, K, रख रहा है सारे।
सो इक्वेशन 2 डज नॉट सेटिस्फाई द रूल्स। सो इक्वेशन 2 कौन सी थी, ये वाली, इक्वेशन 2 डज नॉट सेटिस्फाई द रूल्स। कौन से रूल्स, जो श्रोडिंजर इक्वेशंस के लिए जरूरी थे। तो इसका मतलब ये श्रोडिंजर इक्वेशन नहीं होगी। हेंस दिस वेव इक्वेशन सेकेंड, हेंस दिस वेव इक्वेशन सेकेंड can't use to describe the motion of free particle। फ्री पार्टिकल का मतलब जिस पर कोई फोर्स को रोकने के लिए नहीं लग रहा है, फ्री है मूव करने के लिए, यानी कि जनरल बात करें तो मूविंग पार्टिकल है जिस पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगेगा और उसकी वजह से श्रोडिंजर इक्वेशन लगेगी। बट गामा को इसने बोला भाई तू ओमेगा का फंक्शन मत हो, के का फंक्शन मत हो, ई का भी मत हो, पी का भी मत हो। वो कह रहा है नहीं मैं तो होऊंगा, होएगा तो भाई तू जा यहाँ से, अब तेरे को श्रोडिंजर इक्वेशन में शामिल नहीं किया जाएगा, मतलब ये वाली श्रोडिंजर इक्वेशन नहीं होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि श्रोडिंजर इक्वेशन फिर होगी कौन सी, ठीक है। उसमें देखिएगा थोड़ा सा ही चेंज आएगा, ज्यादा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ जो पावर है ना डिफरेंशिएशन की, डेल 2 साई बाई डेल टी 2, इन सब में से किसी एक में चेंज आएगा। तो इस तरह से तो अपन ने यहां तक पढ़ लिया है। अब आगे अपन लोग जो एग्जैक्ट श्रोडिंजर इक्वेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।